हेलो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के इस सब्जेक्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था दोस्तों आपको पता है भारतीय समाज में बड़े प्राचीन काल से विद्यमान है। दोस्तों वर्ण व्यवस्था का हम अध्ययन क्रमबद्ध करेंगे, वर्ण व्यवस्था का अर्थ देखेंगे, इसकी परिभाषा अलग अलग विचारधारा क्या देते हैं। वर्ण व्यवस्था की कोई पर्टिकुलर परिभाषा अभी तक मिलती नहीं है। उसके बाद इसका महत्व देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इसका महत्व के बाद उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे मानी जाती है, इसके बाद इसके दोष क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके गुण क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं विस्तार से। तो दोस्तों आपके सामने ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और आप देखेंगे कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। वर्ण व्यवस्था से संबंधित एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था दोस्तों आप देखिए, प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी वो वर्ण व्यवस्था अलग थी, जो वर्तमान में विद्यमान है वो अलग है और इसका स्वरूप विभिन्न विभिन्न कालों में अलग अलग होता गया है। प्राचीन काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था आप बिल्कुल याद रखना है, कहीं पूछ सकता है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था ये जो है कर्म आधारित थी, अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा वर्ण मिलेगा। वर्ण सबसे पहले होता क्या है, वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण के दो अर्थ होते हैं दोस्तों। एक तो वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करना या लेना, अपने ऊपर लेना, वर्ण करना, किसी व्यवसाय को अपने ऊपर लेना, व्यवसाय के अगर अर्थ में लेते हैं। एक वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों, आप सुनते होंगे जनरली, वर्ण का अर्थ रंग होता है, रंग होता है, कलर होता है। तो कैसे होता है, जैसे आप बोल देते हैं वर्णांधता, तो वर्णांधता एक शब्द है। तो इस प्रकार से वर्ण का भी अपना अपना अलग अर्थ होता है। तो जब आर्य यहाँ भारत में आए दोस्तों, वैदिक काल में आपको पता है आर्यों का आक्रमण होता है, बोलते हैं कि आर्य आते हैं भारत में। तो जो आर्य होते हैं वो अनार्यों को हराते हैं और अनार्यों को दास या काले वर्ण का कहते हैं और स्वयं को श्वेत वर्ण का कहते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का एक वहां पर थोड़ा सा साक्ष्य इस प्रकार से माना जाता है। इसके बाद एक दोस्तों जो आपका कर्म आधार पर है, जो वर्ण करना, तो जो जिस व्यवसाय को, जैसे कोई यहाँ पर आपको पूजा पाठ, धर्म और वेदों की शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण वर्ग का वर्ण का माना गया। जो शस्त्र शास्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दे रहा है, आपका युद्ध में भाग ले रहा है, वो क्षत्रिय वर्ण का माना गया। जो व्यापार आजीविका के साथ जुड़ा हुआ है वह है आपका वैश्य वर्ण के साथ माना गया। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो सेवक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, ये जो सबकी सेवा कर रहा है, जो छोटे छोटे कार्य कर रहा है, वह शूद्र वर्ग का माना गया। तो यह वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था आरंभ हुई। वर्ण व्यवस्था दोस्तों जब उत्तर वैदिक काल आया तब इसका जो है तो पूर्णतः अपन को साक्ष्य ये अपने चरम पर आती है उत्तर वैदिक काल में। अर्थात आप समझते हैं आपका जब वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक जो है तो वैदिक काल चलता है और उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है 1000 ईसा पूर्व से नीचे 600 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर वैदिक काल है इसमें वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर हमको देखने को मिलती है। चरम पर कैसे देखने को मिलती है दोस्तों, इस काल में व्यवस्था जो है तो वर्ण व्यवस्था जैसी वर्ण व्यवस्था भी देख रहे हैं हम कि ये कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित होने लगी। अर्थात जो जिस वर्ग में जन्म लेता था उसी वर्ग में, पहले क्या था, ये कर्म आधारित थी। अर्थात आपको आप जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार आपका वर्ण निर्धारित होता था। वह कोई भी वर्ण में पैदा हुआ हो, वह इंसान अगर धर्म शास्त्रों की शिक्षा दे रहे तो वह ब्राह्मण माना जाता था। कोई भी व्यक्ति यदि व्यवसाय में संलग्न है तो वैश्य माना जाता था। यह वह राजा है या फिर वह देश की सुरक्षा का काम कर रहा है, शस्त्र उठाने का काम कर रहा है, युद्ध का काम कर रहा है, तो वह क्षत्रिय वर्ग का माना जाता था। और यदि भले वह उसे अध्ययन कराने वाले पुत्र के यहाँ जन्म लेता है पुत्र के रूप में, और अगर वह सेवक का कार्य कर रहा है तो वह शूद्र वर्ण में माना जाता था। तो यह वर्ण व्यवस्था पहले प्रचलित थी। फिर उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था, जैसा मैंने आपको बताया, यह कर्म आधारित न होकर यह जन्म आधारित हो गई है। तो जन्म आधारित हो गई अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, शूद्र का पुत्र शूद्र और वैश्य का पुत्र वैश्य कहलाता है। तो यह वर्ण व्यवस्था का एक सामान्य परिचय था। अब वर्ण व्यवस्था आप समझ चुके हैं कि 4 वर्णों की उत्पत्ति के लिए दोस्तों वर्ण तो इसी प्रकार से यहाँ पर चलते आते हैं और ये छुआछूत की सबसे ज्यादा भावना ये उत्तर वैदिक काल से थोड़ा बहुत आरंभ होती है और आप देखते हैं गुप्त काल तक आते आते है चरम पर हो जाती है। गुप्त काल तक आते आते चरम पर हो जाती है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमको सर्वप्रथम किस किस चीज से मिलती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके लिए हमारे पास कुछ सिद्धांत हैं। आइए उसको आप देखिए। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको पता है दोस्तों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसका एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में आपको वर्ण व्यवस्था की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। किसमें? पुरुष सूक्त में आपको वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त में यह बताया गया कि एक विराट पुरुष या ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। शरीर के विभिन्न अंगों से उस उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया। तो सबसे पहले बताया गया कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क या विराट पुरुष के मस्तिष्क से ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उनकी भुजाओं से किसकी? क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उनके उदर या जंघा से वैश्य वर्ग की उत्पत्ति
होती है, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति होती है, और उनके पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो ये 4 जगह से 4 वर्णों की उत्पत्ति ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋग्वेद के अनुसार एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। मस्तिष्क से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर या जंघा से कहा गया है कि वैश्य वर्ण की, और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, मस्तिष्क का काम शिक्षा दीक्षा करना, अर्थात ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा दीक्षा आध्यात्म की बात करना है। हमारी भुजाओं का कार्य क्या है दोस्तों? सुरक्षा करना, अर्थात क्षत्रियों का कार्य सुरक्षा करना, युद्ध करना और राज्य करने के अनुसार बताया गया है। उदर या पेट का काम क्या है दोस्तों? आजीविका का पालन करना, व्यवसाय, कृषि आदि करना, अर्थात वैश्यों का कार्य यह माना गया है। शूद्रों का कार्य पैर पूरे शरीर का बोझा ढोता है, पूरे शरीर की सेवा करता है और नीचे है, इसलिए इसको क्या माना गया है? शूद्र माना गया है। शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से मानी गई है। वेद के अनुसार यह हो गया आपका उत्पत्ति का सिद्धांत। वेदों या आप इसको मान सकते हैं वेद की उत्पत्ति का सिद्धांत या विराट पुरुष से उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत मेरे पास आता उपनिषदों में। उपनिषदों में उत्पत्ति का सिद्धांत क्या बताया गया है दोस्तों? यहाँ पर आपको एक विराट पुरुष से बताया गया था। उपनिषदों में बताया गया है दोस्तों कि अलग अलग क्या है, यहाँ पर अलग अलग देवताओं से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कहा गया ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति रुद्र, इंद्र और वरुण तथा यम को मिलाकर क्षत्रिय की उत्पत्ति, रुद्र, इंद्र, वरुण और यम को मिलाकर क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। वैश्यों की उत्पत्ति वसु, मारुत और रुद्र को मिलाकर हुई है। और शूद्र की उत्पत्ति पूषण नामक देवता से हुई है। आपसे 3 नंबर में प्रश्न पूछ ले, उपनिषदों के अनुसार शूद्र की उत्पत्ति किस देवता से हुई है? तो पूषण नामक देवता से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति वसु, मारुत और रुद्र, वसु, मारुत और रुद्र याद रखना है आपको। क्षत्रिय की उत्पत्ति रुद्र, इंद्र, वरुण और यम, रुद्र, इंद्र, वरुण और यम। और ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। तो ये 4 प्रकार की उत्पत्तियां हुई हैं। छांदोग्य उपनिषद में हमें वर्ण व्यवस्था जो वर्तमान प्रचलित है 4 वर्णों की पूरी जानकारी मिलती है। इसके बाद महाकाव्य में महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें कृष्ण जी कहते हैं कि जो ये इसकी उत्पत्ति हुई है कर्म के अनुसार हुई है। कर्म के अनुसार महाभारत में कर्म का या गीता में कर्म का बड़ा महत्व बताया गया है, तो कर्म के अनुसार हुई है। कर्म के अनुसार सबसे पहले एक ही वर्ण बना ब्राह्मण, यह अपना कर्म नहीं कर पाए, 4 अलग अलग मतलब ये अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया और इसी के अनुसार इनका विभाजन विभिन्न वर्णों में कर दिया गया। तो ब्राह्मण और इनको अलग अलग रंग दे दिया गया। ब्राह्मण श्वेत वर्ण का माना गया, क्षत्रिय लाल वर्ण का, वैश्य पीले वर्ण का और शूद्र काले वर्ण का। तो ये 4 वर्ण इस तरह से माने गए। इसके बाद स्मृति ग्रंथों में भी हमको वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे उत्तम ग्रंथ जो माना जाता है मनुस्मृति में हमको इसकी जानकारी मिलती है कि वर्ण व्यवस्था का क्या सीरियल है। इसमें मनुस्मृति में कर्म को आधार माना गया। आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार के वर्ण में आपको सम्मिलित किया जाएगा। तो यह थी आपकी वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धांत। एक जो है गुण सिद्धांत है कि आपके अंदर कौन सा गुण है उसके अनुसार आपका वो वर्ण होगा। देखिए गुण कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण, ये 3 गुण हैं, सत्व, रजो और तमस। यदि आपके अंदर सत्व गुण विद्यमान है तो आप ब्राह्मण वर्ण के होंगे। यदि आपके अंदर सत्व और रजो दोनों गुण विद्यमान है तो आप क्षत्रिय वर्ण के होंगे। यदि आपके अंदर रजो और तमस दोनों गुण विद्यमान हैं तो आप वैश्य वर्ण के होंगे। और अगर सिर्फ आपके अंदर तमस गुण विद्यमान है तो आप शूद्र वर्ण के होंगे। सत्व, रजो और तमस ये 3 आपको याद रखना है। ब्राह्मणों में सत्व गुण की प्रधानता होगी, क्षत्रियों में रजो गुण की और वैश्यों में तमस गुण की, और शूद्रों में तमस और रजो दोनों गुण की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से ये वर्ण उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पर आपको बताया गया है। दोस्तों, वर्तमान में जो वर्ण व्यवस्था चल रही है यह अपने बहुत विकृत स्वरूप में चल रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्राचीन काल में यह जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। अर्थात आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको वर्ण में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, इन उत्पत्ति के अनुसार हमको यह पता चलता है कि हमारे पास 4 वर्ण प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सर्वोच्च वर्ण माना गया है, उसके बाद क्षत्रिय वर्ण आता है, उसके बाद वैश्य आता है और उसके बाद शूद्र वर्ण आता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि ब्राह्मण की सर्वोच्चता हमेशा से रही है। इसके बाद हमारे पास देखते हैं आप इतिहास में कि ब्राह्मण की सर्वोच्चता को कम करने के लिए विभिन्न बार यहाँ पर तो आंदोलन होते रहे, लेकिन ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व वहां पर बना रहा। आप देखते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे क्षत्रिय परिवार के लोग आगे आते हैं और उनका यह सोचना होता है कि आप देखते हैं आप वर्ण व्यवस्था को कैसे लिखते हैं, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। उनका मानना यह होता है
कि पहले यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण आए, तो उस समय पे कुछ समय के लिए क्षत्रिय वर्ण की प्रधानता हुई है, परंतु वर्तमान में ब्राह्मण, ये जो वर्ण व्यवस्था का क्रम यही चलता है। उसके बाद आप देखते हैं धीरे धीरे समय परिवर्तन होता जाता है और देखते हैं वैश्यों की भी सत्ता यहाँ पर आती है। तो हर प्रकार का यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं अलग अलग वर्ण की अलग अलग जगह प्रधानता है और किसी विशेष वर्ण, और इनमें से सबसे ज्यादा जो यहाँ पर शोषित वर्ण है वह शूद्र वर्ण है, हर काल में रहा है। शूद्रों को यदि वह मंत्रों का उच्चारण पहले सुन लेते थे तो इसमें स्मृति ग्रंथों में लिखा है कि उनके कान में लोहा पिघलाकर डाल दिया जाता था ताकि वह दोबारा ये अपने यज्ञ के मंत्र ना सुन सके। तो ऐसी स्थिति होती थी दोस्तों हमारे सिलेबस के हिसाब से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत आप पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था का महत्व यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या क्या है। व्यक्तिक उन्नति का अवसर मिलता है। आप कहेंगे वर्ण व्यवस्था से व्यक्तिक उन्नति का अवसर कैसे मिलता है। दोस्तों जब एक आप पर्टिकुलर वर्ण में सम्मिलित होते हैं तो पर्टिकुलर वर्ण में क्या होगा, आप उस वर्ण से ही जुड़ जाते हैं। जैसे यदि आप ब्राह्मण वर्ण में हैं तो आपको एक अपनी व्यक्तिक क्षमता को सबके सामने लाने का एक अवसर मिलता है। यदि आप मिश्रित होते, यदि कोई वर्ण व्यवस्था ना होती, विभाजन ना होता, तो आपको अपनी क्षमता का जो है तो व्यक्तिक रूप से कहां से आपको उसको उजागर करने का या उसको आगे बढ़ाने का चांस मिलता। तो वर्ण व्यवस्था में एक व्यक्तिक उन्नति का अवसर प्रदान हुआ। उसके बाद शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। दोस्तों राज करना, अध्यात्म देना, व्यवसाय करना, सेवा करना, ये सारी शक्तियां अलग अलग वर्गों में बटी। ये सारी शक्तियां अगर एक ही जगह केंद्रित होती तो निरंकुशता आती। तो ये सारी शक्तियां जब अलग अलग जगह केंद्रित हो गई तो आप देखते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल गया। इनकी हम आलोचना भी देखेंगे क्योंकि शूद्र वर्ण को यहाँ पर ये वाले सेकंड वाले पॉइंट में कोई अवसर नहीं मिलता। फिर उसके बाद श्रम विभाजन और विशेषीकरण। दोस्तों वर्ण व्यवस्था आ जाने से श्रम का विभाजन हो गया और हर श्रम के लिए एक विशेष कैटेगरी हमको प्राप्त हो गई कि आप व्यवसाय कर सकते हैं, आप शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छे हैं, और आप युद्ध या राष्ट्र की सेवा या रक्षा के लिए अच्छे हैं, और आप सेवक वर्ग यानी छोटे कार्यों के लिए आप अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, श्रम विभाजन हो गया और विशेषीकरण हो गया। हर वर्ग के लिए, हर वर्ण के लिए एक विशेष कार्य सौंप दिया गया। तो वर्ण व्यवस्था के आप महत्व देख रहे हैं। पहला है व्यक्तिक उन्नति का अवसर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, समाज में संघर्षों को मिटाना। अब दोस्तों क्या होता था, आप जिस वर्ण में पैदा हो गए तो ठीक है, पहले क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। कोई आदमी जब वर्ण व्यवस्था ना रही होगी, आप सोचो तो कोई शूद्र वर्ण में, अब वो जबरदस्ती तो मतलब शिक्षा के लिए घुस रहा है, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ना, आप उस लायक हो ही नहीं। उस टाइम की बात है। वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में सभी लोग बराबर शिक्षा और बराबर के हकदार हैं। तो वर्ण व्यवस्था का एक समाज में संघर्ष को मिटाने का कार्य जो वर्ण व्यवस्था ने किया। फिर सामाजिक अनुशासन को अनुशासन जो है, समाज में एक अनुशासन में बंधन हो गया। आप जो है तो सम्मान करना सीखते हैं। आपने इसे पढ़े लिखे लोगों का, ये सब वर्ण व्यवस्था की देन है। तो वर्ण व्यवस्था की देन है व्यक्तिक उन्नति का अवसर, आप अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, हर वर्ग को अलग अलग शक्ति मिली। श्रम विभाजन और विशेषीकरण, हर वर्ण को अलग अलग श्रम मिला और उनको एक विशेष ओहदा मिलता है। फिर उसके बाद समाज में संघर्षों को मिटाना या कम करना। समाज में संघर्ष कम हुआ क्योंकि हर वर्ण अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने आप को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। सामाजिक अनुशासन, ये सामाजिक अनुशासन, ये महत्व के बाद दोस्तों यदि यह 11 नंबर में प्रश्न पूछता है तो आप इसकी आलोचना भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक अनुशासन तो स्थापित हुआ लेकिन अराजकता जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। वर्ण व्यवस्था के कारण कोई वर्ण अति संतुष्ट हुआ तो कोई वर्ण अति ज्यादा घृणित या शोषित हुआ। तो ऐसी करके चीजें आपके पास आएंगी और इसका बहुत बढ़िया उत्तर आप फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद इसके दोष हैं कि वर्ण व्यवस्था के आने से दोष क्या क्या हुए। सामुदायिक भावना का संकुचित होना, एक जो कम्युनिटी भावना थी, कम्युनल भावना थी, सबके लिए एक भावना थी, वह संकुचित हो गई। अब अपने अपने वर्ण के लिए आदमी सोचने लगा, हर वर्ण अपनी अपनी अच्छाई के लिए सोचने लगा, अपने अपनी उन्नति के लिए सोचने लगा कि हमारा वर्ण ज्यादा ग्रोथ कर जाए। उसके अलावा राष्ट्रीय एकता के मार्ग में ये बाधा है। जब आप बताइए, जब एक ही वर्ण, एक ही जातिवाद होने लगा, वर्ण क्या हुआ, धीरे धीरे जाति में परिवर्तित होने लगी, छुआछूत में। ये सारे दोष ही हैं यहाँ पर लिखे हैं जो आपको मालूम है। तो वर्ण व्यवस्था के आने से ये हुआ ना कि आपका क्या होने लगा, राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी, क्योंकि अब पर्टिकुलर क्या हो गया, लोग एक ही फील्ड में जाने लगे कि हमारी जाति का भला हो, हमारे वर्ण का भला हो। उसके बाद यहीं से तो अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया कि भारत में फूट डालो, शासन करो, उच्च वर्ण निम्न वर्ण को लड़ा दो। तो क्या होगा, भारत की गुलामी का एक कारण बना। वर्ण व्यवस्था एक बड़ा कारण था। शूद्र वर्ण विकास
से अवरुद्ध रह गया। आपको पता है शूद्र वर्ण विकास से अवरुद्ध रह गया, इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं। बहुत शोषित वर्ग हुआ और इसकी हमेशा उपेक्षा की जाती रही, इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा विशेष प्रदान किया गया। लेकिन फिर भी वर्तमान में भी ऐसी स्थिति कई जगह जहाँ शूद्रों के साथ बहुत ही घृणित व्यवहार किया जाता है। फिर अस्पृश्यता और शोषण को जन्म इसी ने दिया, वर्ण व्यवस्था ने। वर्ण व्यवस्था हमने बताया आपको कि गुप्त काल में कैसे अपने चरम पर स्टार्ट होती है और अभी तक ये इतना जड़ें जमा चुकी है कि अब इसको समाप्त करना लगता है कितना मुश्किल हो गया। संवैधानिक सीआरपी सीआईपीसी इतनी धाराएं, फिर भी उसके बाद जो है एसटी एससी एक्ट, तमाम चीजें होने के बाद भी और यहाँ पर अस्पृश्यता और शोषण जैसे ये जो है चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और गवर्नमेंट इसको लगातार रिफॉर्म करती जा रही है। पर हमको समझना होगा कि कहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, कहाँ पर सामाजिक भला किया जा रहा है। तो दोनों के अनुसार हमको अलग अलग चीजें तैयार रहना है और कैसे हमको अपना किसी के जो है तो आप किसी का कंधा ना बने कि आप एसटी एससी वर्ग के हैं, जनरल वर्ग के हैं या किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी अस्पृश्य वर्ग के हैं, तो आपको जो है शोषण की आप राजनीतिक नेता अपने भले के लिए करे। तो ये चीजें हमको ध्यान देना है। एक ही वर्ण का सत्ता में वर्चस्व, जिससे स्वस्थ लोकतंत्र को खतरा हुआ। एक ही वर्ण का आप देखते हैं कई बार एक ही पर्टिकुलर वर्ण का, जैसे आप देखते हैं कोई पर्टिकुलर क्षेत्र का वर्चस्व होने लगता है तो क्या होता है, लोकतंत्र कमजोर होने लगता है, क्योंकि कई वर्ण ये सोचते हैं कि हमारा तो उसमें कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसके आपके महत्व और इसके दोष क्या है, ये चीजें आप देख लेंगे। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि सामुदायिक भावना संकुचित हुई, राष्ट्रीय एकता में बाधा हुई, भारत की गुलामी का कारण बना, शूद्र वर्ण का विकास अवरुद्ध हुआ, अस्पृश्यता और शोषण को जन्म दिया इसने, एक ही वर्ण का सत्ता में वर्चस्व होने के कारण स्वस्थ लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न हुई। इतनी सारी चीजें आप लिख सकते हैं और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को आप क्या है पूरी तरह से बता सकते हैं कि इसमें उत्पत्ति कहाँ से हुई। वर्तमान की वर्ण व्यवस्था, वर्तमान भारत की वर्ण व्यवस्था को आप बताना चाहें तो वर्तमान भारत की वर्ण व्यवस्था से अधिक जाकर वो जाति में, इतने जाति में विभाजित हो गई कि भारतीय जो है वर्ण व्यवस्था अपने मतलब मूल स्वरूप में ही नहीं रह गई। अब यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण न रहकर एक जाति हो गया, वैश्य वर्ण एक वर्ण न होकर एक जाति हो गया और इसकी इतनी उपजातियां, उतने उपवर्ण बन गए कि अब वैश्य वर्ण में ही कितने सारे उपवर्ण और ब्राह्मण में ही सरयुपारी, सनाट, कानकुब्जी, ये सब करके तमाम पूरी लंबी लिस्ट बन जाती है, उसमें भी छोटे और बड़े। तो ये सारी चीजें इतना विकृत हो गया समाज हमारा। तो समाज शास्त्र के जो इस पार्ट में आपको लिखना है, तो वर्तमान में हमारे पास क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था का विभाजन विभिन्न जातियों में हो गया और हर जाति, ब्राह्मण एक वर्ण ना होकर अब एक जाति हो गई। आप किस जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के, आप किस जाति के हैं, वैश्य। तो ये वर्ण व्यवस्था का इतना विकृतीकरण हुआ। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अन्य आप समाजशास्त्र या मैथमेटिक्स मुख्य परीक्षा के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट दी गई हैं, आप उनमें जाकर इस वीडियो को और अन्य वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।